हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमने क्या टॉपिक लिखा है, वॉइड एग्रीमेंट। आपने कहते हैं कि हम फर्स्ट डे से इसी पॉइंट को डिस्कस करते आ रहे हैं। देखो, ये पेपर के लिए बहुत ही लॉन्ग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले चैप्टर से लेकर 50 चैप्टर भी पढ़ लें तो आपने बहुत सारे पढ़ने के बाद फिर ये क्वेश्चन बनाना आपने, तो आपने कहीं ना कहीं आपको वॉइड एग्रीमेंट मिल जाएगा। आपको पता है कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। हमारा पूरा का पूरा बचपन से लेकर हम अपने एंड तक, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे एग्रीमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वो एक एग्रीमेंट का पूरा बन गया। और बहुत से एग्रीमेंट होते हैं जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, बहुत से एग्रीमेंट होते हैं जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उसको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। आप देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप ही बना लेंगे आप, है ना, बना लेंगे ना। दुनिया भर के सोचते रहो, जिसके लिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। और जिसके लिए कोर्ट में जा सकता है वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसको इस डेफिनेशन, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखना ही नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या हो गया, ये ऐसी एग्रीमेंट जिसमें हम ऐसी चीज़ें जिसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर इलीगल चीज़ें भी सारी आ जाएंगी, है ना। वॉइड एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। ये आपका पेपर के लिए बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो इस बुक में, ये इस चैप्टर में भी दिए होंगे पॉइंट्स, इसके अलावा भी इधर उधर से भी निकाल के आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर देना, वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, चलो हम इसको डिटेल में एक एक पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने इलीगल में बता दिया। चलो अब डिटेल कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ये आप देखेंगे कि काफ़ी रेपिटेशन ही है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर इस यहाँ पर आपने डालना है, वहाँ से निकाल के। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 हम आप पहुँच गए उस चैप्टर में जो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी कराई थी ना आपको, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तो वो चैप्टर यहाँ पर आ गया पूरा। एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी है, वहाँ पर हमने क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी की क्या होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, यदि पार्टी क्या है, पार्टी को ऑफरन है ना, ऑफरी दोनों में से कौन है, माइनर है, क्योंकि माइनर की कैपेसिटी नहीं है वो कॉन्टैक्ट करने, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट है, स्टार्टिंग से वॉइड होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस पर्सन अनसाउंड माइंड है, जिस पर्सन की सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो वो भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड है। ये भी हमने उस चैप्टर में कर लिया हुआ है, तो वो भी क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट में होगा, स्टार्टिंग से वो भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ए पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ, है ना, तो यदि किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, ये पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो यदि ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही वो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर मैं आपके साथ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो आपने क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो ये वो वाली वीडियो निकालो आप डिटेल में, वहाँ पर काफ़ी सारी बनाई हूँ मैंने इसी सेक्शन 11 पर, सारी की सारी वीडियो यहाँ इस पॉइंट पर डाल दी, तो आपका वॉइड एग्रीमेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने माइनर अभी आपको बढ़ा दिया है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की भी 2 वीडियो बना दी है, पर्सन डिस्क्वालीफाई एनी अदर लॉ। ठीक है, या कम से कम आपको 4-5 वीडियो वहाँ से मिल जाएगी, वो सारी की सारी यहाँ पर आप यहाँ डाल दो, तो आपका एक ये वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। पहला पॉइंट, एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में किया है, फ्री कंसेंट वाले में किया ना, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी में। यदि पार्टी में फ्री कंसेंट नहीं है, तो पहले 4 पॉइंट क्या थे, वॉइडेबल, है ना, और लास्ट पॉइंट क्या था, मिस्टेक, है ना। लास्ट पॉइंट में मिस्टेक यदि दोनों साइड से होती है तो वो क्या होगा, वॉइड ही स्टार्टिंग से वॉइड होगा। ये आपको मैं रिवीजन भी साथ में करा रही हूँ। एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक, म्यूचुअल मतलब दोनों ने मिस्टेक कर दी, और बायलैटरल मिस्टेक। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग से, क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक, इसकी भी पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनी हुई है आपके साथ कि मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है, दोनों ही करते हैं। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आप उठाइए, ये लॉन्ग का आपका ये भी एक लॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, और वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा यदि दोनों ने मिस्टेक की है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, ये भी हमने अभी डिटेल में सेक्शन 23 अभी लास्ट वीडियो में किया है
यदि हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, टोटली क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो रिविजन करा देते हैं हम थोड़ा सा। इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ये हमने कर लिया। यदि लॉ के अकॉर्डिंग क्या गया है, मना कर दिया गया है। इफ़ इट इज़ ऑफ सच ए नेचर, इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, ये किसी दूसरे लॉ को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है। इट इज़ फ्रॉड है, इनवो इंजूरी टू पर्सन और इज प्रॉपर्टी, इफ़ कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल है, पब्लिक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट है। तो हमने ये डिटेल में सेक्शन 23 कर लिया है। आप लास्ट वीडियो उठाओ तो इसमें डाल दो, तो आपका ये डिटेल ये पॉइंट भी बन गया सेक्शन 23। ये मैं मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैंने पिछली सारी वीडियो में अलग अलग बनाई है ना, तो अपने ये वॉइड एग्रीमेंट का करना है, वहाँ से उठाओ ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि आपको पहले ही सब कुछ आता है, ठीक है। एग्रीमेंट बेट पार्ट सेक्शन 24 क्या कहता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का कुछ पार्ट क्या है, अनलॉफुल है, कुछ पार्ट क्या है, लॉफुल है। जो पार्ट लॉफुल है वो वैलिड में चला जाएगा, जो अनलॉफुल है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट है। हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वॉइड एग्रीमेंट ही कर रहे हैं ना, तो इसी को हो गया। अब चलो जो लीगल पार्ट है उसको तो हमने टच नहीं करना वॉइड एग्रीमेंट में। इलीगल पार्ट जो है वो क्या होएगा, वॉइड एग्रीमेंट, ये स्टार्टिंग से। और जो यदि हम दोनों को अलग ही नहीं कर सकते, यदि हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम अलग ही नहीं कर सकते, लीगल और इलीगल पार्ट को अलग ही नहीं कर सकते, वो क्या होगा, स्टार्टिंग से क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया कि सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ये भी लास्ट में यहाँ पर वो लास्ट वाली वीडियो पूरी की पूरी यहाँ डाल दो, तो आपका वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पर सेक्शन 24 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको लग गया कि मैंने 4 पॉइंट आपको डिटेल में करा दिए, ठीक है। अब आप कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पहुँच जाओ। कंसिडरेशन नहीं कराया था मैंने आपको, वैलिड कंसिडरेशन। यदि वैलिड कंसिडरेशन है ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। यदि कंसिडरेशन नहीं है पार्टी के बीच में तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। वो उस चैप्टर को पूरा यहाँ डाल दो। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सीधी बात, ठीक है। यदि आपने डिटेल में इसको इसी पॉइंट को डिटेल में लिखना है, वो वाली वीडियो उठाओ, यहाँ पर डाल दो कंसिडरेशन वाली, ठीक है। यदि अब चलो मैं ऐसे बोल देती हूँ, वैलिड यदि कॉन्ट्रैक्ट में हम आपस में एक ऐसी प्रॉमिस कर रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, सीधी बात। अच्छा, एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे मैरिज में क्या होता है कि रोक दें या कुछ पंगे पड़ जाएं, इस टाइप से कह लें, है ना। तो ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जो मैरिज से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये आपको डिटेल में आपने पढ़ लेना। जैसे the party may be abstain from marrying at all, the party may abstain from marrying for a fixed period, ऐसा तो नहीं कि फिक्स पीरियड के लिए मैरिज करने के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। द पार्टी में भी abstain from marrying ए पर्टिकुलर पर्सन, ऐसी हमने एग्रीमेंट इसी पर्सन के साथ करनी है, मतलब कि इस टाइप से गलत ढंग से बना लिए ना, वो स्टार्टिंग से क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट ही होगी। तो आपने कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 26। यदि किसी भी मैरिज से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन वाला एग्रीमेंट बना लेते हैं तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। नेक्स्ट व्यापार से रिलेटेड है, ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हैं जो रिस्ट्रिक्शन किस पर लगा रहा है, व्यापार पर लगा रहा है, तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसको मैं आपको डिटेल में कराऊंगी क्योंकि इससे एक्सेप्शन केसेस भी हैं, ठीक है। हम किसी को भी व्यापार करने से रोक नहीं सकते, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट ही होगा, ठीक है। और 8th वन है एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग, ये भी हमने अभी पीछे भी किया थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 के लीगल जो हमारे लॉ है ना, लीगल प्रोसीडिंग को कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं उसको डिफीट हो, उसको मतलब उसमें पंगे डालने टाइप, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। जैसे कुछ पॉइंट है, एग्रीमेंट एब्सोल्युटली स्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, लीगल हम कहते हैं अपने जैसे मास्टर और सर्वेंट के बीच में चल गया, कहते हैं कि यदि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तूने मेरे पर केस नहीं करना है, ऐसा कुछ बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट इम्पोजिंग पार्शियल रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड, एग्रीमेंट लिमिटेड टाइम फॉर ए लीगल एक्शन, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट है आपके सामने। लीगल प्रोसीडिंग को जो भी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा एग्रीमेंट, हम ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चलती है उसमें हम कुछ जाके पंगे डालते हैं, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट ही कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन है, आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया, हमें आपस में ऐसा एग्रीमेंट में जी मैं इस झोले में से हाथ डाल लूँगा, पैसे बना दूंगा। अनसर्टेन मतलब जिसकी लिए सर्टेनिटी है ही नहीं, तो ऐसे के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट ही होते हैं। वो हमारा टाइटल भी हो सकता है, टाइटल मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है,
कल फ्यूचर में बन जाएगी, उसका एग्रीमेंट बना रहे हैं। क्वालिटी के लिए मैं सर्टेन नहीं हूँ, है ना। क्वांटिटी के लिए, प्राइस के लिए, सब्जेक्ट मैटर का कॉन्टैक्ट के लिए, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो क्वालिटी क्वांटिटी, मतलब कि जब हम आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम इनमें अभी मेरे क्लियर नहीं है क्वांटिटी कितनी है, क्लियर नहीं है क्वालिटी कैसी है, क्लियर नहीं है कि हमने किस प्राइस पर खरीदना है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। यदि हम स्टार्टिंग में जब हम एग्रीमेंट बना रहे हैं अनसर्टेनिटी है तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग से ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ये भी हम काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं ना कि जब हम एक वैलिड कॉन्टैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के माइंड में सेम पिक्चर होनी चाहिए, हर चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तभी वैलिड कॉन्टैक्ट बनता है। नहीं है तो स्टार्टिंग से ही नहीं पता है, प्राइस नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, क्वालिटी के बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो स्टार्टिंग से क्या होंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट ही होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। अगला जो मैं आपको बेजरिंग एग्रीमेंट अभी करा दूँ, है ना, क्योंकि ये अलग से भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, पर ये किसी का ही पार्ट है, किसका, वॉइड एग्रीमेंट ही होता है बेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट वेयर टू पार्टी एग्री टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कि हम ये ऐसा एग्रीमेंट होता है, हम आपस में ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में कोई घटना होगी या नहीं होगी। यदि घटना ऐसी होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा, यदि घटना ऐसी नहीं हुई तो मैं ऐसे दूंगा। जैसे कि कल अनसर्टेन है, कल बारिश होगी, हो भी सकती नहीं हो सकती, यदि होगी तो मैं दूंगा, नहीं होती तो तुम पैसे दोगी, इस टाइप के, है ना, आपस में। पर अभी हमें क्लियरिटी नहीं है कल क्या होगा, हैपनिंग भी होगी और वो चीज़ फ्यूचर में वर्ष हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, हैपनिंग भी हो सकती है, नॉन हैपनिंग होती है। अनसर्टेनिटी उस इवेंट की, क्योंकि बारिश होने की क्या है, अनसर्टेनिटी है, उस टाइप के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, वैलिड वॉइड, तो बात की बात है। आप ये सोचिए कि मैं आपको डेफिनेशन करा रही हूँ बेजरिंग एग्रीमेंट। बेजरिंग एग्रीमेंट क्या होती है, जिसमें दो पर्सन क्या कहते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, यदि वो हैपनिंग या नहीं है, नॉट हैपनिंग, होगी या नहीं होगी, बारिश होगी तो भी मैं पैसे दूंगा, या मैं दूसरा बंदा आपस में कॉन्टैक्ट करता है, नहीं होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, वो फ्यूचर, पर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। अब किसी को भी अनसर्टेनिटी, बारिश होने की क्या है, अनसर्टेनिटी, इस टाइप के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, बेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसको आपने डिटेल में कर लेना क्योंकि वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, बेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 30, सेक्शन लगातार चलेगा, सेक्शन 30, ये ध्यान रखना। अब बेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 हम डिटेल में करते हैं। जो पार्टी है अपोजिट व्यू, दोनों पार्टियों का अपोजिट व्यू होता है ना, जैसे मैंने शर्त लगाई है, एक पार्टी कहती है बारिश नहीं होगी, एक पार्टी कहती है बारिश होगी, ना, अपोजिट व्यू होना चाहिए दोनों के, तभी हम कहेंगे वो कौन सा एग्रीमेंट है, बेजरिंग एग्रीमेंट है। तो अब अपोजिट व्यू आर रिगार्डिंग एज अनसर्टेन इवेंट, जैसे मैं बता देंगे किसके लिए अपोजिट व्यू होने चाहिए, जो एज इट पता ही है, फिर तो थोड़ी अपोजिट व्यू हो गए, पता है कि अनसर्टेनिटी है, कल मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट इज वन द हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी है। थर्ड पॉइंट आप समझ गए, अनसर्टेनिटी है, हमें किसको, बोथ द पार्टी है कॉमन इंटरेस्ट टू बी, दोनों का इंटरेस्ट है, मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, वो सोचता है कि कल बारिश हो जाए, वो सोचता है कल बारिश ना हो, दोनों का इंटरेस्ट क्या है, जीतना। ऐसा नहीं तो वो पहले जाता है कि मैं हार जाऊँ, ये नहीं, फिर नहीं कहेंगे बेजरिंग एग्रीमेंट। दोनों पार्टियों का मकसद क्या है, मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, और फ्यूचर पर डिपेंड है, फ्यूचर में की अनसर्टेनिटी पर डिपेंड है। इस टाइप के कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं, बेजरिंग एग्रीमेंट। मुझे लगता है अभी तक आप बेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ गए होंगे, वही डेफिनेशन से ही पॉइंट ला दो, इनको इकट्ठा कर दो तो डेफिनेशन बन जाती है। आइदर ऑफ द पार्टी है विच चांस टू बी लॉस और वन इज गेन होता था, मतलब कि दोनों के चांस है जीतने के, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कोई सर्टेनिटी नहीं है, हाँ जैसे मैं ही हूँ, मैं थर्ड पर्सन बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता होना चाहिए, जैसे मुझे मैं कहती हूँ ये भी जीत सकता है और ये भी जीत सकता है, उनको भी पता है कि मैं भी जीत सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, मतलब कि अनसर्टेनिटी इतनी होनी चाहिए कि चांस टू विन, और एक को प्रॉफिट होता है, एक को क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ओनली इंटरेस्ट होता है पार्टीज इज द स्टेक मनी इन्वॉल्व, पर ये भी बात है मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बाहर जीत जाऊँ, मैं तुझे मतलब कि ठीक है जीत गए जी, पर पैसे भी इन्वॉल्व होने चाहिए, पैसे भी मैं पैसे दूंगा, यदि हार गया तो मैं पैसे दूंगा, इस टाइप से पैसा भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हमको कहते हैं बेजरिंग एग्रीमेंट। आप अभी तक समझ गए होंगे बेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, जिसमें दो पार्टियां होती हैं, दोनों का इंटरेस्ट होता है, दोनों का इंटरेस्ट क्या होता है, जीतने का होता है, लेकिन वो इस टाइप का एग्रीमेंट करते हैं जो फ्यूचर पर डिपेंड है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। वो ऐसे इवेंट के लिए शर्त लगाते हैं जो अनसर्टेनिटी पर है, और दोनों एक दूसरे के एंगेज्ड है, अपोजिट व्यू है दोनों के। ठीक है, तू जीत गया या मैं जीत गया, ठीक है, और दोनों का मकसद जीतना है। ठीक है, पर ये भी श्योरिटी है, एक जीतेगा एक हारेगा,
और उसमें क्या है, पैसा, जो जीतेगा उसको पैसे मिल जाएंगे, नहीं जीतेगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। हम आगे पढ़ेंगे कि इसको वेजरिंग एग्रीमेंट, आप भी बता देते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से बताया हमने, शर्त लगा जो भी लगा लिया, कल बात सुनिए, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता चल गई और आपको पता है कि इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग ट्रांजेक्शन, तो मैं आपको बता दिया ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इसके लिए कोर्ट में ट्रांजेक्शन कोलेक्टेड टू द वेजरिंग ट्रांजेक्शन आर इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग टू बी बोर्न एंड एनी वेजरिंग एग्रीमेंट। यदि जैसे ना जो पार्टी जीत जाती है ना, हम कहते हैं फ्यूचर के लिए कहती है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती, उस पर केस नहीं कर सकती है। तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग ट्रांजेक्शन, अब मुझे लगता है आपको वेजरिंग कॉन्टैक्ट पेपर में आ जाए, एग्रीमेंट आ जाए, तो आप डिटेल में इसको लिख भी सकते हैं। उसके पॉइंट एसेंशियल कंडीशन जो मैं आपके सामने 6 पॉइंट पढ़े वो भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी दिए हुए हैं, मैंने पर इसमें वीडियो में नहीं, मैंने आपसे डिस्कस किया, आपने वो भी केसेस में डाल के इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना। वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर है, ये सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि हर चीज़ के क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जैसे आपके माइंड में आता है ना, मतलब जैसे हॉर्स रेसिस है, लॉटरी, आप सारे सोचते हैं, आपके माइंड में आ गया होगा जब मैंने आप वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि ये भी अनसर्टेनिटी है, मैं लॉटरी जीतूंगी नहीं जीतूंगी, इसमें भी पैसे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन वेजरिंग क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो क्या है, वो कोर्ट ने क्या कर दिया, बैलेट में कन्वर्ट कर दिया है। एक्सेप्शन मैंने लिखा है, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ वेजरिंग ट्रांजेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है ये वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा, ठीक है। आप तो वो टीवी में देखते होंगे या किसी ने पर्सनली भी देखा होगा, हॉर्स रेसिस लगती है ना, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों में पैसे लगाते हैं, तो जो जीत गया वो पैसे मांगता है, तो नहीं मिलते हैं तो कोर्ट पे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेजरिंग जो ट्रांजेक्शन है ये इसके अगेंस्ट, मतलब अलग है चीज़ें, हॉर्स रेस को वैलिड माना जाएगा। ये वेजरिंग ट्रांजेक्शन के बीच में नहीं लेकर जा रहे हैं। क्रॉसवर्ड कंपटीशन, लॉटरी, जैसे लॉटरी लगाते हैं, तो बल्कि गवर्नमेंट ने, आप देखना ऑनलाइन देखना, पंजाब लॉटरी सिस्टम, गवर्नमेंट ने भी लॉटरी सिस्टम, पैसा इनकम कमाने के बड़ा अच्छे जरिए बनाए हुए हैं, ठीक है। लॉटरी लगाते, तो लॉटरी भी वैलिड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, काफ़ी जगह में जो जैसे होता है ना, पैसा लगाओ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को भी वैलिड कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मतलब ये इसके एक्सेप्शनल केसेस है। वेजरिंग ट्रांजेक्शन हमने तो कह दिया फ्यूचर के लिए ये है, वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन ये उसके क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है, ये इनको क्या कह दिया है, वैलिड कह दिया गया है, ठीक है। कई बार आपके मन में आ जाता है इंश्योरेंस के भी यही पॉइंट है ना, फ्यूचर के लिए है, किसी की डेथ हो जाए ये हो जाए, तो इंश्योरेंस को भी वैलिड कॉन्टैक्ट में माना गया है। तो पेपर में आपका, मैंने देखो मैं आपको बताऊँ लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है आपका, वेजरिंग का तो जितना मैंने आपसे अभी तक बोल दिया है, डिस्कस कर लिया, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और साथ में पेपर में ये भी आ जाता है आपका, वेजरिंग और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस भी क्या है, जिसमें इंश्योरेंस एग्री टू चलो इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे इंश्योरेंस, पर आपको बता दूं वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, पर इंश्योरेंस क्या है, वैलिड है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज तभी चलेगी ना, यदि वॉइड एग्रीमेंट होती तो इंश्योरेंस पॉलिसीज तो चलेंगी थी, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यदि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं पैसे नहीं मिलते हैं तो वो क्या है, वैलिड। अभी आप माइंड में यही रखें कि अब क्योंकि मैं ये वीडियो ही बनाया किस पर रही हूँ, वॉइड एग्रीमेंट पर, तो इसलिए मैं सिर्फ वेजरिंग को ही ज़्यादा डिस्कस करूँगी। ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, ये मान के आपने चलना है। क्योंकि मैं एक्सेप्शन इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं वेजरिंग आप अलग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसी में बता दिया मैंने आपको कि इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 भी मैं बता दूँगी कि ऐसा एग्रीमेंट जो व्यापार को डिफीट करता है वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। पर इसके एक्सेप्शन केसेस भी हैं, ऐसा हर चीज़ के एक्सेप्शन केसेस हैं। इसमें देखो मैंने आपके साथ 10 पॉइंट डिस्कस किया अभी, क्या, वॉइड एग्रीमेंट के, वॉइड एग्रीमेंट इस पर आप जब पूरी बुक पढ़ लेंगे तो 10 नहीं आप 50 पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। अब आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप वॉइड एग्रीमेंट को कितना डिटेल में कितने पॉइंट्स बनाते हैं, विद सेक्शन वाइज बनाते हैं। इसके लिए देखो मैंने आपको ये वीडियो बताई, 99% मैंने आपको कोई भी नई चीज़ नहीं दिखाई, वेजरिंग एग्रीमेंट बताया जो कि पहले डिस्कस नहीं किया था। जितना भी आज तक आपको पढ़ाया है वहीं से पॉइंट निकाल के यहाँ डाल दिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही 2 चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट या फिर वैलिड कॉन्टैक्ट, 2 ही चीज़ें होती है ना। एग्रीमेंट को 2 पार्ट में बांट दो,
या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने वहाँ से सारे चैप्टरों से उठा के जहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट थे तो ये चैप्टर बना दो, वॉइड एग्रीमेंट का वैलिड चीज़ें उठा दो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, 2 ही पार्ट है, तो आपने डिटेल में इसको कर लेना और अच्छे से कर लेना। ठीक है, और ये क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, पहले अच्छे से लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, सेक्शन वाइज लिख दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग लिख दो, सब कुछ लिख दिया, फिर बाद में आपने इसको डिटेल में हर पॉइंट को लिख देना। ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन आप सबने तैयार कर लेना है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है।